आज हम बात करेंगे डाइट के फॉर्म के बारे में। देखिए डाइट के फॉर्म आपको यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन डाल दी है इन्होंने एससीईआरटी ने, आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्या इन्होंने प्रोस्पेक्टस भी डाला है, चलिए चेक करते हैं। तो प्रोस्पेक्टस अभी नहीं डाला गया है, यहाँ पे देखिए वही आ रहा है कि जल्दी मतलब कमिंग सून, जल्दी अपडेट कर दिया जाएगा। लेकिन इन्होंने ये जरूर डाल दिया है कि हाउ टू अप्लाई फॉर डीएलएड, इन्फॉर्मेशन डाल दी है। और ज़्यादा जानकारी की जो मिलेगी आपको प्रोस्पेक्टस से ही मिलेगी। पर अभी आपको क्या करना है, जब तक प्रोस्पेक्टस नहीं आ जाता आपको ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से पढ़ लेनी है, ठीक है। मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ और उसके बाद आपको दिखाता हूँ। देखिए मैंने ये डाउनलोड कर लिया है, अब मैं आपको इसे समझा देता हूँ, आप इसे समझिए। सबसे पहले देखिए ये क्या है, ये जनरल इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि आप जब डाइट का फॉर्म भरोगे उस टाइम पे आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। जो आपको मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए यानी कि बहुत डीप समझना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोस्पेक्टस ही पढ़ना पड़ेगा। बट अभी प्रोस्पेक्टस नहीं है वेबसाइट पे, हो सकता है कल तक शायद प्रोस्पेक्टस भी आ जाए। देखिए यहाँ पे हाउ टू फिल फॉर्म, ये कुछ इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि जब आप ऑनलाइन अपना फॉर्म भरोगे तो आपको किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। आपके जो फॉर्म है वो ऑनलाइन आपको अलाउ किए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ऑफलाइन होता था आज से कई साल पहले, लेकिन अब जो होता है वो केवल ऑनलाइन होता है। तो देखिए यहाँ पे दो तरह के कोर्स होते हैं, एक तो आपका डीएलएड होता है और एक डीपीएससी होता है। तो हमें किसके लिए अप्लाई करना होता है, हमें डीएलएड के लिए अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। प्राइमरी टीचर आप बनना चाहते हैं तो यहाँ से सीधा हम शुरू करते हैं रजिस्ट्रेशन डिटेल से। सबसे पहले देखिए आपको अपना जो नाम भरोगे, नाम में क्या चीज़ होनी चाहिए, जो आपका 10th क्लास का जो आपका सर्टिफिकेट होता है वही नाम आपको फॉर्म में भरना है। एक तो ये बताया हुआ है, ठीक है। मैंने सारा पढ़ लिया है, मैं आपको समरी टाइप में बताऊंगा मेन क्या है। अब बात करते हैं पिता के नाम की। फादर नेम बहुतों के डॉक्यूमेंट में गलत होता है, जैसे कि कईयों के आधार कार्ड में अलग होता है और भी डॉक्यूमेंट में अलग होता है। लेकिन आपको जो नाम भरना है वो 10th की मार्कशीट में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 10th की जो सर्टिफिकेट और मार्कशीट होती है उसके आधार पे देखा जाता है कि वहाँ पे नाम क्या है स्टूडेंट का और फादर का नाम क्या है। सेम वही स्पेलिंग वगैरह सब कुछ वो होनी चाहिए। अगर आपके आधार में अलग है या किसी अलग डॉक्यूमेंट में अलग है तो आप उस नाम को ठीक करा लो, लेकिन आपको भरना कौन सा है, जो आपकी क्लास 10th के सर्टिफिकेट में है, ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है। ये तो फादर नेम हो गया। सेम यही जो बातें होती है मदर नेम पे भी आती है। मदर नेम आधार वगैरह किसी में भी चाहे कुछ भी हो कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो आपके 10th के सर्टिफिकेट में होता है सेम स्पेलिंग के साथ आपका वही नाम होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं डीओबी, डेट ऑफ बर्थ की। तो डेट ऑफ बर्थ जो होती है हमारी, जो मेंशन होती है हमारी क्लास 10th की मार्कशीट सर्टिफिकेट वगैरह में, वो डेट ऑफ बर्थ हमको अवेलेबल करवानी है, ठीक है, वही लिखनी है। तो यहाँ पे ये हो गया। जेंडर की बात करें तो जेंडर आपको पता ही है, मेल फीमेल जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है वो अपना जेंडर लिख देगा वहाँ पे। और कॉन्टैक्ट डिटेल में आपको ये ध्यान रखना है कि आपके लिए एक ईमेल आईडी जो है, वैलिड ईमेल आईडी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। और मोबाइल नंबर आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डालना पड़ेगा, क्योंकि आपके जो मैसेज या ओटीपी वगैरह आते हैं वो उसी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर पे आपको अवेलेबल कराए जाते हैं। और आगे की कोई भी अपडेट आती है ना अगर फॉर्म भरने के बाद, तो वो अपडेट आपको सीधा आपकी ईमेल आईडी पे ही अवेलेबल करा दी जाती है। तो इसलिए आप ऐसी ईमेल आईडी वहाँ पे डालेंगे जो आपकी एक्टिव हो, जो चल रही हो ईमेल आईडी, ठीक है। आप नई बना सकते हो ईमेल आईडी, या फिर आपके पास कोई पुरानी है तो आप उसे कोई भी डाल सकते हो। फिर उसके बाद आपको एक पासवर्ड चुनना है। जब आप ये सिंपल, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जिसमें रजिस्ट्रेशन में आपको क्या क्या डालना है, आपको अपना नाम डालना है, पिता का नाम डालना है, माता का नाम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, जेंडर डालना है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालनी है, ठीक है। और अपना पासवर्ड चूज कर लेना है, एक पासवर्ड अपने हिसाब से कोई भी सिलेक्ट करके। फिर आपको एक सिक्योरिटी पिन डाल देनी होगी, वहाँ पे आएगी। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन का फर्स्ट जो स्टेप होता है, जो आपका सिंपल रजिस्ट्रेशन होता है वो हो जाएगा। और लास्ट में आपके पास ऑप्शन आएगा रिव्यू। जो भी आपने रजिस्ट्रेशन डिटेल डाली है, जो भी डिटेल डाली है उसको आप रिव्यू करोगे और फिर आपको लगेगा सब कुछ सही डाला है तो क्लिक करोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। देखो आपका वहाँ पे ईमेल आईडी, पासवर्ड, जो आप ईमेल आईडी तो आपकी वही होगी जो होती है, पासवर्ड आपको यहाँ पे खुद का बनाना है, ठीक है। कुछ बच्चे ईमेल आईडी वाला पासवर्ड डाल देते हैं, कुछ बच्चे नया पासवर्ड चुनते हैं, तो आप न्यू पासवर्ड चुन सकते हो या फिर जो भी आप डालना चाहे, तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा सिंपल फर्स्ट फॉर्म वाला। इसके बाद आएगा आपका आगे की डिटेल, यानी कि
अब आपको एप्लीकेशन डिटेल वहाँ पे डालनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पे 2-3 चीज़ों को आपको समझना है। जो डाइट में सीटें होती है, जैसे मान लो 100% सीटें हैं, तो उसमें से 85% जो सीटें होती हैं वो दिल्ली के स्टूडेंट के लिए रिजर्व होती है, जो बच्चा 12वीं दिल्ली से पास की हो जिसने। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो दिल्ली के बाहर के होते हैं, मान लो यूपी, बिहार, हरियाणा या फिर किसी भी स्टेट के, अदर स्टेट के होते हैं। उनके लिए जो अदर स्टेट वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए 15% सीटें जो होती है, जो आउटसाइड ऑफ दिल्ली होते हैं उनके लिए 15% होती है, और जो दिल्ली के होते हैं उनके लिए 85% सीटें रिजर्व होती है। ठीक है, अगर आप दिल्ली से 12वीं पास किए हुए स्टूडेंट हो तो आपकी सीटें जो है 85% है। तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए एप्लीकेशन डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं कि कैंडिडेट जो है इज रिक्वायर्ड टू मेंशन हिज हर क्वालिफिकेशन पासिंग आउट स्टेटस 12th, यानी कि आपका जो 12th का पास हुआ है उसका स्टेटस आपको देना है, तभी वो डिसाइड करेंगे कि आप दिल्ली के स्टूडेंट हो या आप अदर स्टेट के हो। अगर आप दिल्ली के हो तो 85% आपकी सीटें हो जाएंगी, और अगर आप बाहर के हो तो आपकी 15% सीटें हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखी हुई है, मैंने पढ़ लिया है, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। आगे देखिए कैटेगरी में आपको ध्यान रखना है, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अलग अलग कैटेगरी से भरते हैं, SC ST OBC, ठीक है, इसके अलावा अदर कैटेगरी से। तो कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू फिल अप कैटेगरी सब कैटेगरी इन विच ही सी विस अप्लाई, मतलब जो आपका कॉलम होगा कैटेगरी वाला, आप जिस भी कैटेगरी से अप्लाई करना चाहते हो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो आपको अपना जो डॉक्यूमेंट वगैरह हैं वो आपके पास होने चाहिए। फिर आगे कह रहे हैं द रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट फॉर रिजर्व कैटेगरी क्लासेज इज एसेंशियल at the time of verification, admission, counseling and no provisional admission shall be granted without original certificate of caste category। यानी कि जब आपका एडमिशन होगा, जब आपकी काउंसलिंग होगी, उस समय में आपको अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट आप वहाँ पे देने होंगे। जैसे कि आप फॉर्म भरोगे उसमें आप डिटेल भर दोगे कि भाई मेरी ये कैटेगरी है, लेकिन जब आप एडमिशन कराने जाओगे तब आपको वहाँ पे ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, आपको प्रोविजनल कोई एडमिशन नहीं दिया जाएगा, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। एज द केस में बी फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फर्दर द केस फर्दर द कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट शुड invariably be in the name of candidate herself and not in name of respective parents। यहाँ पे एक चीज़ ये भी याद रखनी कि जो आपका सर्टिफिकेट होता है ना, जो भी SC ST OBC आपने कोई भी सर्टिफिकेट लगाया हो, वो सर्टिफिकेट बच्चे के नाम पे होना चाहिए, यानी जो अप्लाई जिसने करा है, जो भी कैंडिडेट है उसके खुद के नाम पे होना चाहिए, उसके पेरेंट्स के या फिर किसी रिश्तेदार के ऐसों के नाम पे नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मना किया जा रहा है, ठीक है, कि उनके खुद के नाम पे होना चाहिए और पेरेंट्स या गार्जियन के नाम पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, नॉट इन द नेम ऑफ पेरेंट्स एंड गार्जियन, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये हर जगह यही होता है। और जो इन केस ऑफ एनी मैरिड वुमेन, मान लो कोई मैरिड वुमेन है, वो अप्लाई करती है किसी कोर्स में, ठीक है, रिजर्व कैटेगरी के तहत, तो उसके लिए क्या प्रावधान है, इस पॉइंट को आप ध्यान से पढ़िए। कह रहे हैं कैटेगरी शी विल हैव टू प्रोड्यूस द कास्ट सर्टिफिकेट इन हर नेम, यानी कि जो भी मैरिड वुमेन अप्लाई करती है किसी कोर्स में, उसको क्या करना पड़ेगा, अपना कास्ट सर्टिफिकेट जो देना पड़ेगा वो हर नेम, यानी उसके नाम पे होना चाहिए सिर्फ। सर्टिफिकेट इन द नेम ऑफ हस्बैंड, या फिर मतलब या तो पति के नाम या माँ के नाम या पिता के नाम का सर्टिफिकेट अगर वो लेके जाते हैं तो वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, मैरिड वुमेन है तो वो भी सर्टिफिकेट भी उसी के नाम का होना चाहिए, हस्बैंड के या माता के या पिता के नाम वाला नहीं चलेगा, यहाँ पे ये कहा जा रहा है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, आप तभी अप्लाई करें, ये केवल डाइट में नहीं, हर जगह ये रूल होता है। ठीक है, जहाँ पे भी मतलब जब आप 12th स्कूल लेवल पे 5वीं 6वीं तक होते हो तो आपके पेरेंट्स का चलता है, लेकिन बाद में फिर स्टूडेंट का ही चलने लग जाता है। और कॉलेज वगैरह 12वीं पास हो जाते हो, कहीं पे भी जाते हो तो स्टूडेंट के नाम का ही चलता है, ना तो गार्जियन वार्जियन किसी के नाम का नहीं चलता। ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखें। आगे कह रहे हैं कि जो कैंडिडेट है उनको एडवाइस दी जा रही है कि चेक अपना नाम जो है वो उसको चेक करें, माता पिता का नाम चेक करें, ठीक है, जो भी आपने रिजर्वेशन सर्टिफिकेट है उसमें नाम को चेक करें। और वो जो आपका नाम होगा ना, जैसे मान लो कोई बच्चा है उसका नाम है राहुल, ठीक है, राहुल, मान लो कोई सरनेम नहीं है उसके 10th की मार्कशीट में, तो उसका जो सर्टिफिकेट है ना, सर्टिफिकेट में भी उसका नाम राहुल होना चाहिए। अगर यहाँ पे राहुल कुमार है ना
और 10th के सर्टिफिकेट में केवल राहुल है और ओबीसी के सर्टिफिकेट में मान लो कुमार है, तो वो कुमार भी नहीं चलेगा। ये कहते हैं कि बिल्कुल जो आपके 10th की मार्कशीट में हो वही नाम आपका किस में होना चाहिए, आपके सर्टिफिकेट में होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ओबीसी का सर्टिफिकेट अगर आपके पास होगा तो ये एनसीएल कराना है आपको, नॉन क्रीमी लेयर वाला होना चाहिए आपका। और ये 30 जून 2019, देखिए ध्यान से देखिए 30 जून 2019 इसके बाद का होना चाहिए, ठीक है। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ कास्ट सर्टिफिकेट इशूड आफ्टर 30 जून 2019 फ्रॉम द कंसर्न अथॉरिटी, इस डेट के बाद का होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद ये तो आपका हो गया ओबीसी वाला सर्टिफिकेट का। अब तीसरा जो है आपका कॉलम वो है क्वालिफिकेशन डिटेल की, कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए होती है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हमें डॉक्यूमेंट क्या लगाने हैं। तो देखिए क्वालिफिकेशन में आपको क्या है कि कैंडिडेट जो है होते हैं उसको कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू मेंशन पासिंग स्टेटस, आपको अपने स्टेटस लगाना है। तो जो सीबीएसई के स्टूडेंट हैं उनका रिजल्ट तो आ चुका है, तो वो अपना पासिंग में पास्ट लगाएंगे और अपनी जो मार्क्स वगैरह हैं वो भरेंगे, ठीक है। और जो मान लो कोई अदर स्टेट के हों और वो भरना चाहें और मान लो अगर उनका रिजल्ट ही ना आया हो तो उनके लिए होगा शायद वहाँ पे ऑप्शन अवेटेड वगैरह लिख सकते हैं। तो कह रहे हैं कि कैंडिडेट जो है वो अपना पासिंग स्टेटस वहाँ पे बताएगा। ये भी बताएंगे कि कौन से ईयर में उन्होंने पास किया, जैसे आपने 2020 में पास किया तो आप 2020, कौन से बोर्ड से पास किया, मान लो सीबीएसई बोर्ड से पास किया तो सीबीएसई बोर्ड, या कोई अदर बोर्ड है तो अदर बोर्ड से। अपना 12वीं क्लास का रोल नंबर, अपना नाम, अपना पता, एड्रेस, ठीक है, एड्रेस ऑफ इंस्टीट्यूट, रिजल्ट, जो भी आपके एड्रेस है उसको बताना है। इसके बाद है रिजल्ट मोड बताना है, मैक्सिमम मार्क्स और उसमें से मैक्सिमम में से आपको कितने मिले हैं, आपकी 10th क्लास की कितनी परसेंटेज बनी है, ये सारी चीज़ें आपको 10th क्लास के लिए बतानी है, ठीक है। और सेम ऐसी ही चीज़ें आपको 12वीं क्लास के लिए भी बतानी है। देखिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं 10वीं क्लास में अलग बोर्ड से हों, क्या पता 12वीं में कहीं और पढ़ाई करी हो, तो ये भी हो सकता है। तो आप अलग अलग है तो अलग अलग बता सकते हैं, और अगर सेम बोर्ड से हो, सेम से है तो आप सेम बता सकते हो। दोनों यहाँ पे आपको बिल्कुल सेम है। एग्जाम्पल के लिए आप समझ गए होंगे, मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि आपको क्या करना है। 10th क्लास की डिटेल बतानी है और यहाँ पे आपको 12th क्लास की डिटेल बतानी है। डिटेल जो है दोनों जगह आपके लगभग सेम ही है, और सब्जेक्ट वाइज आपको मार्क्स भी बताने होते हैं, ठीक है, 12th क्लास के। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं आगे के कॉलम में। जो आपकी परसेंटेज होती है वो कैसे काउंट होगी, इसके बारे में कुछ बताया हुआ। तो देखो, कैलकुलेटिंग परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑफ सेकेंडरी एग्जामिनेशन, यानी कि आपकी जो 10वीं क्लास की परसेंटेज है, एप्रोप्रिएट प्रेस्क्राइब्ड सीजीपीए और कन्वर्जन फॉर्मूला मस्ट बी अप्लाई। फॉर एग्जाम्पल, फॉर कन्वर्जन ऑफ सीजीपीए ऑफ 10th क्लास ऑफ सीबीएसई विल बी मल्टीपल बाई 9.5. The candidate has to check the conversion formula of the board mentioned in the mark sheet. देखिए जो 10th क्लास में CGPA होता है आपका मिलता होगा, उसमें बताया गया है कि आपको 9.5 से मल्टीप्लाई करके जो भी आपका कन्वर्जन जो फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे भरना होता है। तो एक चीज़ आपको ये भी ध्यान रखना है यहाँ पे कि आपकी जो बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि मेरे 10th क्लास में कम मार्क्स हैं और 12th क्लास में मार्क्स बहुत ज़्यादा है, क्या मुझे एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो देखिए जो आपकी जो मेरिट बनती है ना वो 12th क्लास की मार्क्स के अकॉर्डिंग बनती है, ठीक है। 10th में आपके मान लो 40% है, 50% है, और आपके 12वीं में मान लो 90% है, तो उससे आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। आपका जो मेन फोकस है वो 12th क्लास की जो परसेंटेज होता है उसी के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। तो आपकी 10th में जो भी परसेंटेज होगी आप वो भर दोगे वहां पे, 12th में जो होगी वो भर दोगे, आपको कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी इस बारे में। तीसरी देखो, आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल की बात कर रहे हैं। मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका था कि आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए, ठीक है, एक वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए जो आपका चालू हो, जैसे मोबाइल चल रहा होना चाहिए वो। आगे कह रहे हैं कि कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू फिल अप हिज और अपना हिज हर नेम विद कंप्लीट पोस्टल एड्रेस अलोंग विद पिन कोड। जो कैंडिडेट है उसको अपना पूरा नाम भरना है, पूरा घर का पता भरना है, टेलीफोन नंबर वगैरह जो भी ईमेल मोबाइल नंबर कम्युनिकेशन का जो भी है सब सारी डिटेल भर देनी है। और आपको एक्टिव ईमेल आईडी डालनी है और टाइम टू टाइम उसको चेक करते रहना है, क्योंकि आगे की जो आपकी इन्फॉर्मेशन आएगी वो उस पर मेल के जरिए आपको मिल सकती है, ठीक है। और मोबाइल नंबर डाला है उसमें एसएमएस के जरिए आपको मिलेगा। अब यहाँ पे देखो कई बच्चे ऐसे होते हैं उनके पास ईमेल आईडी नहीं होती, तो ये कह रहे हैं कि इन केस ए कैंडिडेट डज नॉट हैव अ वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी। मान लो कोई ऐसा बच्चा है जिसके पास अपनी खुद की पर्सनल ईमेल आईडी नहीं है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको जरूरत होगी क्रिएट वैलिड ईमेल आईडी। उसको एक नई ईमेल आईडी
जब आप फॉर्म भरोगे अप्लाई करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक नई ईमेल आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी, क्योंकि सारी डिटेल देखो सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। अब आपको ऑफलाइन नहीं भटकना कहीं, इसीलिए आपकी ईमेल आईडी जो है वैलिड होनी चाहिए, ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे, वरना बाद में फिर आप कहोगे कि भाई हमें जानकारी नहीं मिलती। तो इसलिए ईमेल आईडी आपको अपनी होनी चाहिए। आगे देखिए क्या कह रहे हैं कि फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी या फिर फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी ऑफ एनी साइबर कैफे और थर्ड पार्टी में लीड टू कैंसिलेशन ऑफ योर कैंडिडेचर। यहाँ पे एक चीज़ देखो, ये नया था, ये मुझे इसके बारे में नहीं पता था, ये नई चीज़ लगी है कि थर्ड पार्टी का कुछ भी नहीं चलेगा। जैसे कि मान लो आप अपना अप्लाई कर रहे हो फॉर्म, तो आप किसी दूसरे की ईमेल आईडी ना डलवाएं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम फॉर्म भरवाते हैं, हमारे पास ईमेल आईडी नहीं होती, तो साइबर कैफे वाला जो होता है वो अपनी ही ईमेल आईडी डाल देता है और फॉर्म भर देता है, क्योंकि उसको तो पैसे चाहिए होते हैं, वो अलग से ईमेल आईडी बना के झंझट नहीं पालते। तो ये चीज़ें नहीं चलेगी। देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि आपकी जो ईमेल आईडी वगैरह होगी, वो जो भी डिटेल है वो किसी थर्ड पार्टी वाले की नहीं हो, किसी दूसरे की नहीं होनी चाहिए, ठीक है, आपकी ही होनी चाहिए, वरना आपका क्या है, कैंसिल हो सकता है। इसके बाद कहने कि SCRT विल नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी डिले इन कम्युनिकेशन इफ एनी। और इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पे मेन चीज़ हो गई है, फोर्थ पॉइंट पे देखते हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड की बात करते हैं। आपको डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करने हैं, तो कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू अपलोड सिग्नेचर एंड फोटोग्राफ। आप अपने सिग्नेचर और फोटोग्राफ एक वाइट पेज पे कर लो और उसकी फोटो खींच लो, और उस इमेज का साइज जो होता है वो बड़ा होगा, तो उसको आपको 50 kg उसका साइज बनाना है, यानी साइज को रिड्यूस करके 50 kb बना लो, और फिर उसको आपको अपलोड करना होगा, ठीक है। और फिर इसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिट का, फिर आप सबमिट कर दोगे। फिर 6 आपकी जो स्टेज आएगी, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, फीस जमा करनी पड़ेगी, और फीस जो होगी आपकी ऑनलाइन मोड पे ही होगी। तो फीस आपकी कितने रुपए लगेगी, फीस पेमेंट ऑफ 250 रुपये जो है ये आपकी ऑनलाइन ही आपकी फीस जमा होगी। आफ्टर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट हैव टू पे ₹250, ठीक है, 250 रुपये आपको वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा। और आगे देखो, एंड एज ऑनलाइन एप्लीकेशन फी थ्रू नेट बैंकिंग के थ्रू आप कर सकते हो, या फिर आप क्रेडिट कार्ड के जरिए कर सकते हो, डेबिट कार्ड के जरिए अपने पैसे जमा कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है आपको जमा करनी है, और आपको कोशिश करना है कि आपको बिल्कुल टाइम पे अपनी फीस जमा कर देनी है। अगर नहीं करोगे आप टाइम पे फीस जमा, तो आपका जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट नहीं होगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब 7वां देखिए, 7वां आपका क्या बता रहा है, कह रहे हैं फिल चॉइस ऑफ डाइट। जब आप फॉर्म भरते हो तो आपको डाइट में चॉइस भरनी होती है। देखिए अब यहाँ पे आप ध्यान से समझिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आज से कई साल पहले जब मैंने एडमिशन करवाया था, ऑफलाइन की बात थी, वहाँ पे क्या होता था, एक सिंगल फॉर्म होता था, और वहाँ पे ना गवर्नमेंट डाइट का कॉलम होता था और यहीं पे प्राइवेट डाइट का कॉलम होता था, इस तरीके से। तो हमें डाइट का जो कोड होता था, कोड भरना होता था, यानी एक सिंगल फॉर्म के अंदर ही हमको क्या करना पड़ता था, अपना फॉर्म भर देना पड़ता था। गवर्नमेंट के लिए भी प्रेफरेंस भर दी जाती है और प्राइवेट के लिए भी। प्रेफरेंस कैसे भरी जाती है, जो डाइट आपके घर के सबसे नज़दीक हो, आपको पहले नंबर पे वो डाइट भरनी है, दूसरे नंबर पे कौन सी डाइट भरनी है, जो उससे दूर हो, तीसरे पे उससे दूर, चौथे पे, इस तरीके से प्रेफरेंस आपको भरनी होती थी गवर्नमेंट और प्राइवेट में। अब देखते हैं क्या है, ठीक है। तो ऐसा पहले सिस्टम होता था, लेकिन अब क्या सिस्टम है ये, अब क्या होता था कि पिछले कुछ समय से आपको गवर्नमेंट डाइट के लिए अलग रजिस्ट्रेशन होता था और प्राइवेट डाइट के फॉर्म अलग होते थे, तो इस तरीके से 2 फॉर्म भरने पड़ते थे। तो इस साल क्या होगा, वो प्रोस्पेक्टस आने के बाद ही होगा, क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें चेंज भी होती रहती है, तो वो हम तभी बता सकते हैं जब हमारा प्रोस्पेक्टस आ जाएगा। 7वां देखो क्या कह रहे हैं कि आपको फिल चॉइस ऑफ डाइट या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूट, कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू फिल कोड। आपको डाइट का कोड भरना पड़ता है, कोड नंबर, हर डाइट का कोड नंबर जो भी है, प्रोस्पेक्टस में आपको कोड वगैरह मिल जाएगा, ठीक है। कोड नंबर वेयर शी वांट एडमिशन ऑफ सेल्फ फाइनेंसिंग रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट इंस्टीट्यूट SCRT, यानी कि जहाँ पे भी मतलब आप अपना दाखिला लेना चाहते हो उसका कोड भरना पड़ेगा, चाहे आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट का भी अगर लेना चाह रहे हो तो। और ये जो आपको एडमिशन मिलता है ये आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग मिलता है, ठीक है। कैंडिडेट विल बी कंसीडर्ड एज पर हर चॉइस प्रेफरेंसेज अकॉर्डिंग टू देयर मेरिट, ऑटोमेटिक कंसिडरेशन इज नॉट अलाउड। एक चीज़ आपको यहाँ पे ये भी ध्यान रखनी है कि जैसे आप प्रेफरेंस भरते हो ना एडमिशन के टाइम पे,
तो 100% ये नहीं होता कि आपका उसी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको एडमिशन मिल जाए। आपको मिलता है एडमिशन आपकी मेरिट के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल मैंने पहले नंबर पे कोई डाइट भर दी है, ठीक है, मान लो पहले नंबर पे कोई डाइट भर दी है, दूसरे नंबर पे मैंने कोई डाइट भर दी है, तीसरे नंबर पे मैंने कोई डाइट भर दी है, तो अगर मेरे मार्क्स बहुत अच्छे हैं, कट ऑफ से ऊपर है, तो पूरे चांस हो जाएंगे कि मुझे पहले नंबर की डाइट मिल जाएगी। बट मान लो अगर वो वहाँ पे सीटें फुल हो जाती हैं, सीटें तो लिमिटेड होती है ना, तो आपको पहले नंबर की नहीं मिलेगी, फिर आपको दूसरे की मिल सकती है। मान लो दूसरे में भी सीट फुल हो जाती है तो आपको तीसरे की मिलेगी। तो आपको प्रेफरेंस अपनी भरनी है, बट श्योरिटी आपको वहाँ पे नहीं मिलेगी कि आपको आपकी मनपसंद डाइट में एडमिशन मिल पाएगा या नहीं, ये क्योंकि ये सीटों पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये सीटों पे डिपेंड करता है। इसके बाद है कैंडिडेट, ये आपका हो गया यहाँ तक। इसके बाद देखते हैं कैंडिडेट विदाउट एनी चॉइसेस प्रेफरेंसेस ऑफ डाइट इंस्टीट्यूट विल बी रिजेक्टेड, ठीक है। आपको अगर मान लो अब बिना चॉइस या प्रेफरेंस के फॉर्म भरोगे तो आपका जो है फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। आपको ये चीज़ें जरूर भरनी होती हैं। इसके बाद देखो 7वां पॉइंट आपका हो गया। 8वें पॉइंट पे आते हैं, कह रहे हैं कि फाइनल रिव्यू एंड टेक प्रिंट आउट। जब आप इतना भर चुके होंगे अपने फॉर्म में तो एक फाइनल रिव्यू कर लोगे कि पूरा फॉर्म आप देखोगे, नाम जो भी डिटेल जो भी आपने भरी थी, कोई चीज़ गलत तो नहीं है। आप सबमिट करने से पहले, फाइनल सबमिट करने से पहले आप एक बार रिव्यू करोगे, पूरा A to Z चेक करोगे कि कोई इन्फॉर्मेशन आपने जो भरी है वो गलत तो नहीं है, रॉन्ग तो नहीं है। अगर सब कुछ सही होगा, मान लो सब कुछ सही है, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, ऐसी कंडीशन में आपको फाइनल सबमिट कर देना है, ठीक है। और उसका एक प्रिंट आउट जो है आपको उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है। PDF आपको मिलेगी, डाउनलोड करके फोन में भी रख सकते हो और उसका प्रिंट आउट बाहर से निकलवा सकते हो। तो देखिए ये पूरा का पूरा आया हुआ है कि डाइट का फॉर्म आपको किस प्रकार से भरना है। लेकिन अब चलते हैं दोबारा डाइट की वेबसाइट पे, क्या कोई डेट आई है? तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कोई डेट अभी फिलहाल अभी तक हमें नज़र नहीं आ रही है। ये हम वेबसाइट पे आ गए हैं, यहाँ पे यही कह रहे हैं कि स्टार्टिंग सून, यानी आपके नेक्स्ट वीक से आपके फॉर्म जो है सबमिशन शुरू हो जाएंगे। और प्रोस्पेक्टस पे आते हैं तो प्रोस्पेक्टस यहाँ पे देखो दिखा रहा है कि जल्दी आ जाएगा। तो कोई बात नहीं, इन्होंने प्रोस्पेक्टस से पहले आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है कि आपको कैसे अपना एडमिशन के टाइम पे क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो आप इन सब चीज़ों को तैयार कर लो जब तक, और फिर आपका फॉर्म जो है वो भर दिया जाएगा लास्ट टाइम पे। जब भी आपका फॉर्म आएगा आप भर लेना। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आई थी, मैंने आपको डिटेल में बताया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।